हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे देश को आजाद कराने में हमारे महापुरुषों ने बहुत बलिदान दिया है, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। हमें इस अपने आजादी को एकदम भरपूर मजे से मनाना है कि ऐसा आज का ऐसा पावन दिन है जिसको हमें मतलब कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें केवल आज यहाँ अपने स्कूलों में, अपने संस्थानों में झंडारोहण हम करते हैं या मनाते हैं, लेकिन हमें याद करना चाहिए कि हमारा देश के जो महाबलिदानी थे, जो हमको हमारे देश को आजाद कराने में अपना तन मन न्यौछावर कर दिए, बहनें अपने भाई को न्यौछावर कर दिए, माताएं अपने नवयुवक बच्चे को जो क्या हुए बलिदान कर दिए। तो हमें इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हमको अपने हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और साथ साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें आने वाले जो मूल्य हैं अपने देश को हमें हमेशा उन्नति के रास्ते पे ले जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम शुरू करते हैं कि आज जो क्लास है कक्षा 7 के एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण में हमको पढ़ना है कि पाचन। जंतुओं में पोषण हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पोषण क्या है, पोषण में कौन कौन से चरण होते हैं, इसको हमने पढ़ा था। जहां हमने आपको बताया था कि जंतुओं में पोषण में पहला चरण क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण। इसके बाद फिर शुरू होता है भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद शुरू होता है इसके बाद पाचन, फिर इसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण, परिक्षेपण। तो ये इसी जिसमें से हमने भोजन का अंतर्ग्रहण पढ़ा था, जिसमें हमने दांत पढ़ा था, जीभ के बारे में पढ़ा था। यदि आपने नहीं देखा बच्चों तो उसका जो है वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, या इसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया, उसको देखिए। उस वीडियो को पूर्ण रूप से आप मन लगा के पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दोबारा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय आय की भी परीक्षा है, साथ साथ यूपी बोर्ड की भी परीक्षा है, फरवरी में भी है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं हैं उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, आपको जरूर ही पाचन से एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कुछ नहीं पूछेगा तो पाचक रसों के नाम ही पूछ लेगा। तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं कि पाचन क्या है, पाचन में कौन कौन से चरण हैं, कहाँ कहाँ पाचन होता है, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। यदि आप पूरा वीडियो हमारे साथ देखते हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा इसका। तो हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है इसमें बेटा, पहला सबसे पहले आता है कि पाचन है क्या, कि पाचन किसे कहते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। देखिए एनसीईआरटी की सीरीज में चल रही है, तो क्योंकि एनसीईआरटी हमने पहले बताया बच्चों की एनसीईआरटी बेस होता है। किसी भी चाहे जितनी भी आप कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं कर लें, परीक्षाएं दे लें, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। जो लोग दिल्ली आज शहरों में जाते हैं तो उनको कोई भी तैयारी करने जाते हैं, उनको सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ने के लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी से ही परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। शुरू पहला क्या है, पाचन। पाचन क्या है कि अब हम जैसे समझ लीजिए, हम एक चावल अगर खाएं, हमने एक चावल उठा के अपने मुंह में रखा, तो जो पाचन में जितनी प्रक्रियाएं होती है जो भी हम पढ़ने वाले हैं, सारी प्रक्रिया, चाहे हम एक चावल खाएं चाहे हम भरपेट भोजन खाएं, हमारे मुंह गुहा में जो भी भोजन का कण जाता है उसका पाचन प्रक्रिया शुरू होता है। क्योंकि पाचन एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक क्रिया है जो इसका हमारे ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। हम अगर हमारे मुंह गुहा में कोई भी एक भोजन का कण गया तो उसका पाचन होना है। तो पहले समझते हैं कि पाचन है क्या। आप लोग समझते हैं हम ठोस खाते हैं, ठोस माने पदार्थ की अवस्थाएं जानती है, आप लोग ठोस खाते हैं। ठोस में हम लोग जो भोजन, चाहे रोटी चाहे चावल जो भी खाते हैं, ठोस होता है। अब वो ठोस तो हमारे पेट में जाता है, जो हमारे पेट की ब्लड वेसल्स है, या जो कोशिकाओं में, रोटी तो जाएगा नहीं, चावल तो जाएगा नहीं, सब्जी तो जाएगा नहीं, भोजन के अवयव जाते हैं, भोजन के कंपोनेंट्स जाते हैं। कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट बताता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब कंपोनेंट्स है, यही हमारे भोजन में होता है। इसी को हमने बताया यही भोजन होता है। अगर पूछा जाए कि भोजन किसे कहते हैं, तो भोजन की परिभाषा यही हो, जिसमें ऐसा पदार्थ वस्तु या जिसमें सभी कंपोनेंट उपस्थित हो, भोजन होता है। तो ये जो कंपोनेंट है, ये हमारी शरीर में इनकी आवश्यकता होती है। और ये कहाँ होते हैं, ये हमारे भोजन पाए जाते हैं। तो अब ये जो हमारे भोजन में होते हैं, चाहे रोटी चावल दाल, जो भी हम लोग खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, इसमें होते हैं। अगर ठोस होते हैं, ठोस तो हमारे ब्लड वेसल्स में या कोशिकाओं में जाएंगे नहीं। तो पाचन वही प्रक्रिया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। बहुत छोटे सा एग्जाम इसका परिभाषा डेफिनेशन है, लेकिन इसको समझना बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम पाचन पढ़ रहे हैं। तो पाचन सबसे पहले पूछा था कि पाचन है क्या, डाइजेशन। पाचन किसे कहते हैं, तो क्या है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में
परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। क्या है? द कंजर्वेशन ऑफ आर ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्रेगनेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मान जो हम लोग खाते हैं वो ठोस होता है, जटिल होता है, अघुलनशील होता है। इनको सरल घुलनशील पदार्थों में जो टूटने की प्रक्रिया होती है इसी को पाचन कहता है। अब पाचन की जो प्रक्रिया होती है ये हमारे पाचन अंगों के द्वारा होता है। इसे हम आहार नाल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और इसी आहार नाल में जो अब देखिए पाचन तंत्र भी एक हमारे शरीर का तंत्र है। क्या क्या इसमें देखिए होता है? देखिए पाचन तंत्र है, पूरा प्रक्रिया है, यहाँ से जीव पूरा है। अभी हम आपको बस पढ़ते हैं इसको। देखिए पाचन तंत्र, पाचन के चरण कि पाचन जो हम बताएं कि मतलब अघुलनशील जटिल खाद्य पदार्थ को हमारा जो पाचन तंत्र है कि क्या क्या उसमें है, कौन कौन से अंग है जो पाचन प्रक्रिया होती है। देखिए पहले क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण, जो भोजन को हम लोग अपने मुंह में क्या करते हैं? रखते हैं। फिर दूसरा क्या है कि भोजन का फिर पाचन होता है। फिर भोजन का क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। फिर अवशोषण होता है। क्या अवशोषण होता है बच्चों? जो भोजन में कंपोनेंट्स होते हैं उनका अवशोषण होता है। अंत में क्या होता है? वही क्षेपण होता है। अपचित जो खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? मल के द्वारा, जो मल के रूप में क्या होता है हम बाहर निकाल देते हैं। यही होता है, ये पाचन के चरण है। अब इसमें सबसे पहले हम देखिए, इसमें पहला है पाचन तंत्र के बारे में दिया गया है कि जो पाचन तंत्र है मुगुआ, इधर जो है ग्रासनली है, ये आपका जो है ये अमाशय है, इधर क्या है फिर बड़ी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यहाँ रेक्टम है, यहाँ एनस है। अब इसी को हम चरणबद्ध तरीके से बाई फिगर के द्वारा आपको एक एक के बारे में बताते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पाचन तंत्र के हम मुख क्या होता है। सबसे पहले कि देखिए हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इससे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं, आहार का बिना पचा हुआ मल के रूप में निष्कासित करते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इसका अब यहाँ पे आता है बच्चों कि हमारा पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है बच्चों? मुख गुहा। क्या हुआ? मुख गुहा हुआ, जिसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। दूसरा क्या हुआ? ग्रसनी, जिसको हम कहते हैं ओसोफेगस। ये हमारा ग्रसनी है, जिसको फायरिंग से हम ओसोफेगस कहते हैं। तीसरा क्या होता है? हमारा अमाशय होता है, जिसको हम स्टोमच कहते हैं, स्टोमक। फिर हमारा क्या होता है? जो छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांत कहते हैं या इसको ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद क्या आता है? ये जो आपको बड़ी दिखाई पड़ी है, ये बाड़ी जो बड़ी नहीं है लेकिन ये मोटाई में बड़ी है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है या इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन या इसे कहा जाता है बृहदांत्र। फिर नीचे आप देख रहे हैं ये रेक्टम है, ये इसको कहते हैं एनस या गुदा द्वार कहते हैं। ये क्या होता है? ये गुदा है, ये गुदा द्वार है। अब इसके बाद हम इसी को हम लोग जो है पढ़ते हैं। पहले क्या है? मुख गुहा में पाचन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम कोई भी भोजन का कण या भोजन अपने मुख में रखते हैं तो हमारे मुख में क्या होता है? दांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दांत होता है। दांत 4 प्रकार का होता है, इसको हम पढ़ाए हैं, इसको हम बताएंगे नहीं। इसके बाद दांत जो होते हैं ये भोजन को कुतरता है। हमारे मुख में जीभ होता है, जीभ क्या करता है? भोजन का स्वाद लेता है। जीभ के नीचे जो होता है लाल ग्रंथियां हो, जिसको लाला ग्रंथियां कहते हैं, उसमें लाल मिलाती है, जिससे भोजन क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है, ताकि हमारे ओसोफेगस में या ग्रसनी में फंसे ना। इसके बाद दांत से पिसा हुआ भोजन क्या होता है? हमारे ग्रसनी, कहां पर होता है? ग्रसनी के द्वारा। ये देखिए जो बड़ी आपको नली दिखाई पड़ी है, जो हमारे यहाँ मुख गुहा से कहा हमारे जो अमाशय से जुड़ी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ये ओसोफेगस कहते हैं। इसी को हम ओसोफेगस कहते हैं या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। इसी में भोजन को देखिए, इसमें क्या होता है? भोजन पचता नहीं है। ओसोफेगस में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ओसोफेगस जो है ये छल्ले के रुमाल, क्या ये जो ओसोफेगस है बच्चों, ये छल्ले के रुमाल ऐसे क्या होती है? संरचना होती है। इसमें भोजन क्या होता है? ये जो मुंह गुहा में कटा हुआ, पिसा हुआ, लार मिला हुआ भोजन क्या होता है? हमारे ग्रसनी में क्या होता है? घूमते घूमते क्या होता है? हमारे अमाशय में पहुंचता है। क्या है कि निगला हुआ भोजन ग्रसनी अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले और बच से होती हुई जाती है। ग्रसिका के संकुचन से भोजन सरकता हुआ नीचे अमाशय में आ जाता, अवस्था में जाता है। वास्तव में ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता। हमने बताया कि ग्रसनी में कोई भी ना तो एंजाइम होती है, ना तो कुछ कोई यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए यहाँ कोई पाचन नहीं होता। बस ग्रसनी में कोई मतलब भोजन क्या होता है? यहाँ भोजन को मुख गुहा से अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। आप लोगों ने देखा कभी कभी जब कि हम कभी कभी देखते हैं कि जो हमारा ग्रास नली है, इसमें क्या जब हम कभी कभी क्या होता है
कि बिना ज्यादा चबाए हुए भोजन को हम लोग निगलने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको मतलब कहा जाता है कि मेरा भोजन क्या अटक गया। तो ये क्या होता है कि ये सीधा नहीं है, यहाँ भोजन क्या होता है, घूमते घूमते आता है। तो ओसोफेगस या ग्रासनली में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होती है, ना तो यहाँ पे कोई जो है पाचक रस पाए जाते हैं। ये भोजन को मतलब मुगवा को क्या हमारे अमाशय से जोड़ा होता है, तो यहाँ से भोजन क्या होता है, अमाशय होता है। सारी प्रक्रियाएं बच्चों कहाँ शुरू होती है, हमारे अमाशय में। अमाशय के साथ साथ हमारे छोटी आंत बड़ी आंत तो यहाँ शुरू होती है। तो आप भोजन कहाँ, मुगवा में हमने चबाया, उसको लाल मिलाया, कुछ स्वाद लिया, भोजन को क्या किया, मुगवा कुछ पाचन हुआ, भोजन को हमने निगला, वो हमारे बकी से ग्रासनली से होते हुए कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, अमाशय। देखिए अमाशय है, अमाशय को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, स्टोमक होता है। अब यहाँ पे भोजन देखिए, यहाँ जो दिखाई पड़ा है ये ओसोफेगस जो पड़ा, ये आके यहाँ भोजन से क्या कहा, हमारे अमाशय से जुड़ जाता है। अब यहाँ पे भोजन क्या होता है, पहुंचते ही यहाँ से हमारे अमाशय से जठर रस निकलना शुरू करता है, जठर रस निकलता है, और भोजन को जैसे भोजन यहाँ होता है, जठर रस निकलता है और भोजन क्या करता है, अम्लीय कर देता है। ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय कर देता है। अम्लीय क्यों करता है भोजन को, जिससे भोजन में जो जीवाणु बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या हो, ताकि वो मर जाए। इसके साथ साथ ताकि भोजन बहुत दिन तक क्योंकि भोजन हमारे जो 3-4 घंटा रहता है, और भोजन ताकि भोजन खराब होने से बचे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि किसी भी पदार्थ में एसिड मिला हुआ है तो जल्दी खराब नहीं होता। देखिए हम लोग सिरका, हम लोग जो अचार बनाते हैं उसमें क्या सिरका छोटे हैं और भोजन क्या होता है, सही होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां से जठर रस निकलता है, और जठर रस में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो बहुत ही प्रबल होता है। ये भोजन, यही अम्ल भोजन को अम्लीय करता है। इतना प्रबल होता है कि यदि ये हमारे अमाशय की दीवार पे कहीं भी टच हो जाए तो हमारे अमाशय की दीवारें फट जाएंगी। तो उसके बाद जैसे ये निकलता है, तैसे हमारे अमाशय में ही क्या सेलेसम निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, सेलेसम निकलता है। सेलेसम एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको आप देखेंगे, देखते हो कभी कभी जब हम लोग खा थूकते हैं कभी कभी, तो जो कफ टाइप होता है वही सेलेसम होता है, पीला पीला। देखो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं अक्सर उनको खांसी आती है, थूकते हैं, वही सेलेसम होता है। क्या होता है, ये निकलता है, ये हमारे अमाशय की दीवार पे क्या होता है, ऐसे यहाँ पे पहुंच जाता है। ये अमाशय की दीवार पे क्यों लगा हुआ होता है, जिससे जो हमने बताया कि HCl का प्रभाव न पड़े। ये जो सेलेसम होता है, म्यूकस जो सेलेसम म्यूकस होता है, ये क्या करता है, हमारे अमाशय की दीवार पर लगा हुआ है, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, जो एसिड है वो क्या हो, वो हमारे अमाशय की दीवार को खराब ना करे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमने बताया कि अमाशय मोटी भित्त वाली एक थैलीनुमा संरचना, एक थैली होती है, ये चपटा एवं जे के आकार की होता है, जे के आकार का होता है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। देखिए आहार नाल, हमने बताया कि आहार नाल का भाग होता है मुगवा, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बाद गुदा और गुदा द्वार होता है। हमने क्या बताया कि ये सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक और ग्रसिका मतलब एक और ग्रासनली और दूसरी किससे, छोटी आंत से, जिसको हम लोग क्षुद्रांश कहते हैं, से जुड़ा हुआ होता है। माने ग्रसिका अमाशय में खुलती है, अमाशय क्या किसमें, छोटी आंत में खुलती है। फिर अमाशय का नाम देखो क्या, किस सेलेसम हाइड्रोक्लोरिकम तथा पाचक रस स्रावित करता है। सेलेसम अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल्स है, बहुत ज्यादा डिटेल्स है, क्योंकि हम कक्षा 7 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसलिए जब हम कभी कभी उच्च क्लास में पढ़ेंगे तब बताएंगे कैसी कौन सी प्रक्रिया कैसे होती है। तो क्या हमने बताया, इसमें समझना क्या है कि जब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो भोजन तुरंत क्या होता है, उसमें से जठर रस निकलता है, श्लेष्म निकलता है। जठर रस क्या करता है, भोजन को अम्लीय कर देता है। जठर रस क्या करता है, उसकी आंत पर लग जाता है ताकि अमाशय के दीवार खराब नहीं होने पाए। फिर अगला कहां पहुंच गया, भोजन अमाशय में पचा, फिर अमाशय से भोजन कहां पहुंच गया, छोटी आंत में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, छोटी आंत में पहुंच गया। देखिए बच्चों ये छोटी आंत है, छोटी देखिए ये हमारा अमाशय है, ये हमारा अमाशय है। छोटी आंत देखिए ये सी के आकार का होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। समझ लीजिए 7.5 मीटर की लंबाई होती है। एक चीज यहाँ पे और समझिए, आपको लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हमारी 7.5 मीटर की यहाँ जो ये आंतें हैं, ये किस प्रकार से हमारे पेट में रहती हैं। इसका कारण बच्चों ये है कि पेट में मतलब ये है, ये कुंडलित होती हैं। देखिए क्या है, ये क्या है, ये कुंडलित है, ये कुंडलित है। और कुंडलित होने के कारण ये हमारे अमाशय में पूर्ण रूप से क्या होती है, एडजस्ट हो जाती है। और एक साथ और है, यदि कोई हम पाइप आप लोग कर सकते हैं करके अपने, इसका देखिए एक हमने पाइप, और पाइप के माध्यम से उसमें हम पानी डालें, जब उसमें हम पानी डालेंगे तो पानी किस तरह से निकल जाएगा। लेकिन उसी पाइप को अगर हम इसे मोड़ दें,
ये मोड़ कुंडली कर दे, फिर हम पानी छोड़ देते पानी, तो देखेंगे पानी तो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए जो छोटी हमारी आंत है कुंडलित होती है, ताकि भोजन अमाशय से पचा हुआ भोजन धीरे 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 छोटी आंत में घुस जाए और भोजन का पाचन होते रहे। क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहां होता है? हमारे छोटी आंत में होती है। देखिए क्या है ये क्षुद्रांत, हमने क्या होता है लगभग 7.5 मिनट, नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन शरीर में सबसे बड़ी होती है। अब 7.5 मिनट जानिए कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है। मीटर लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित नली है। ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्त में भी कुछ रस स्रावित होता है। ये अग्नाशय, दो पाचक ग्रंथियां होती हैं, एक होता अग्नाशय, अग्नाशय इसको हम अलग से पढ़ेंगे, एक होता हमारा यकृत, इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब हम एक क्लास में पढ़ लेंगे। अग्नाशय किस प्रकार पाचक करता है, उसमें से कौन कौन सी पाचक रस निकलते हैं, और लीवर से। तो क्या बताया कि यकृत, देखिए इसमें देखिए यकृत के बारे में कि हल्का भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग में यकृत के बारे में दिया गया है, इसको हम आगे पढ़ें। तो कहने का मतलब भोजन, जब एक बार भोजन यहाँ सी, ये सी जो है इसको ग्रहणी कहा जाता है। क्या कहता है? ग्रहणी। ये सी का होता है, ग्रहणी होता है। अगर कहा जाए, एक क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन मनुष्य के आहार में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो उसका उत्तर आ जाएगा बेटा छोटी आंत। क्या आता है? उसका उत्तर होता है छोटी आंत। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है, तब आपका उत्तर होना चाहिए क्या नाम? ग्रहणी। क्या होता है? ड्यूडेनियम कहा जाता है। क्या कहता है? ड्यूडेनियम इसका नाम है, ड्यूडेनियम। ठीक, जजनम और एलियम, 3 भाग होता है। अब इसके बाद आता है बड़ी आंत। क्या आता है? बड़ी आंत में भोजन का पाचन। क्या आता है? बड़ी आंत में भोजन का पाचन। अब बड़ी आंत देखिए, इसका नाम बड़ी आंत क्यों है? इसको बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी क्या होती है, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा है। एक चीज यहाँ पे हमने आपको बताना, हमने आपको बताना सही रखते हैं कि जब हमारा जब भोजन बच्चों, हाँ, अमाशय से हमारा भोजन अगर छोटी आंत में आ गया, तब फिर दोबारा छोटी आंत से भोजन अमाशय में नहीं जाता है। आप लोगों ने देखा कभी कभी हमको पलटी होती है, वोमिटिंग होता है। जब तक भोजन इस अमाशय में है तब तक पलटी होगी तो भोजन क्या होता है? निकल जाएगा, हमारे मुंह से वो निकल जाता है। लेकिन अब भोजन 4 से घंटा इसमें रहता है। जब भोजन में सारे अम्ल मिल जाते हैं और पाचक रस मिल जाती है, तो भोजन को फिर कहा जाता है बाइल। इसका नाम होता है बाइल। भोजन क्या नाम होता है? बाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइल। अब जब भोजन क्या हुआ, हमारी छोटी आंत में पहुंच गई, ये जब छोटी आंत में भोजन पहुंची, तब जैसे यहाँ पे भोजन पहुंची, यही क्योंकि बच्चों यही से जुड़ा हुआ होता है पैनक्रियाज। क्या जुड़ा होता है? पैनक्रियाज जुड़ा होता है, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। हमारे शरीर में 2 पाचक ग्रंथियां होती है, एक अग्नाशय और एक यकृत होता है, जिसको पैनक्रियाज और हम लीवर कहते हैं, इसको हम अलग पढ़ेंगे। तो जब यहाँ पे भोजन मिल जाता है, जब यहाँ भोजन पहुंचता है ड्यूडेनियम में, हमने क्या होता है कि छोटी आंत में, ड्यूडेनियम में, इसको ग्रहणी कहते हैं, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन यही होता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अग्नाशयी रस मिलता है, अग्नाशयी रस मिलता है। देखिए हम फिर बता रहे हैं, हम लो क्लासेस एनसीईआरटी पढ़े, साथ ही पढ़ रहे हैं। हम बहुत उच्च पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। हम अगर जब इसको पढ़ेंगे तो हम जब एक बड़ी क्लास लेंगे पाचन किस प्रकार से जब पढ़ाएंगे, कब जब इसको खत्म करेंगे तब पढ़ाएंगे कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे प्रोटीन का पाचन पेप्टोन से में होता है, दूध का क्या पाचन करता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, जठररस का पाचन कौन करता है, पेट में कौन कौन सी पाचन प्रक्रिया होती है, अमाशय में, इसके बाद जो है अमाशय में कौन कौन सी होती है, छोटी आंत में कौन सी होती है, इसको तो हम अलग पढ़ेंगे। तो हाँ, हम ये इसके बाद यहाँ बोलते हैं बड़ी आंत में भोजन पाचन। देखिए बड़ी आंत में भोजन का पाचन बहुत ज्यादा नहीं होता है, यहाँ पे पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है बच्चों? पानी का अवशोषण होता है। जब छोटी आंत से भोजन कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है। तो यहाँ पे भोजन, हमने बताया कि कोई ग्रंथ नहीं होती, यहाँ बड़ी आंत केवल क्या करती है, ये भोजन में जो बचा मतलब पानी होता है, जल, उसका अवशोषण करती रहती है, हमेशा अवशोषण करती रहती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी कभी यहाँ पर समझ लेना जरूरी है कि कभी कभी भोजन जब हम 1-2 दिन जब हम लाइटिंग, या हम कभी कभी क्या होता है हम लाइटिंग नहीं करते, टॉयलेट नहीं करते हैं, तो हमारा जो है मल होता है बहुत कड़ा होता है। आपने अनुभव किया है या आप किस पर क्यों कड़ा हो जाता है? इसको बताता हूं। जब बच्चों हम बहुत 1-2 दिन टॉयलेट नहीं जाते हैं, बात ठीक है, तब जो, क्योंकि ये जो अपचित भोजन है जो छोटी आंत से कहां बड़ी आंत में पहुंचा हुआ है, यहाँ पानी का अवशोषण तो होता रहता है। जब उस मल से
पानी का पूरा अवशोषण हो जाता है तो क्या होता है, मल में पानी कमी हो जाती है, क्या होता है, कड़ा हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, भोजन क्या होता है, कभी कभी क्या कड़ा होता है। और जब कभी कभी हम देखते हैं कि कड़े हमारी लाइटिंग का मतलब कड़ी हो जाती है, जब उसको लाइटिंग यहाँ क्या होता है, छिल जाता है, जिसको कभी कभी गाँव की भाषा में कंडा पड़ा हुआ है। बच्चों में अक्सर होता है कि बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, एक दो दिन क्या होता है टॉयलेट नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका जब लाइटिंग करते हैं तो लाइटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए डॉक्टर बहुत सारे दवा दिया जाता है, तब कुछ लाइटिंग होती है। अब यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, आपको दिखाई पड़ा, ये इसको कहते हैं अपेंडिक्स। ये हमारे शरीर का अवशोषी अंग होता है। क्या है, अवशेषी अंग। अपेंडिक्स भी ये हमारे शरीर का क्या है, अवशेषी अंग है। क्या है, ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। अवशेषी मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये अब इसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि पहले ये सेलुलोज का पाचन करता था। क्योंकि अब हम पहले इससे क्या लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं ये क्या शाकाहारी थे, कभी कभी ये साग खाते थे, माने ये हरी पेड़ पौधे खाते थे, क्योंकि ये पचाने का काम नहीं करता। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव हो जाता है तो ये जब बड़ा होता है तो जाके यही हमारी छोटी आंत यहीं से होती है, यही छोटी आंत होती है, और जाके उसमें क्या होता है, चुभता है, और बेतहासा क्या होता है, दर्द होता है। बाद में जब इसका क्या होता है, बाद में इसको काट करके निकाल दिया जाता है। तो देखो, बड़ी आंत या बृहद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का क्या होना, अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। ये देखिए, यह मलाशय है, ये पूरा भाग क्या होता है, मलाशय कहा जाता है। ये क्या है, गुदा द्वार होता है, तथा अब ठोस मल के रूप में बाहर निकल जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा या मल बाहर निकाल दिया जाता है। इससे निष्कासन या इसी को बहिक्षेपण कहते हैं। अब एक चीज यहां समझते हैं, हमने यहाँ ये देखिए, हमने लिखा है कि किस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। स्वांगीकरण और अवशोषण क्या है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्त में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। कहाँ, रुधिर वाहिकाओं में। और हमारी जो छोटी आंत है, ये हमारी छोटी आंत होती है, इसमें अंगुली समान ये संरचनाएं होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें संरचनाएं होती हैं जिसको कहते हैं हम लोग बिलाई। क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बिलाई कहते हैं। क्या है, भित्तियां क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आपने अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका होती है? यही जो दीर्घरोम या जैसे बिलाई होता है, यही भोजन क्या करता है, अवशोषण करता है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण है तो तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। क्या होता है कि जो वाहिकाएं होती हैं, ये बिलाई में क्या, बिलाई से जुड़ी हुई होती हैं, और वहां बिलाई में इन्हीं वाहिकाओं क्या होता है, जाल होता है। यही भोजन के घटक माने कंपोनेंट जो क्या करती है, अवशोषित करती है, और अवशोषित करके कहाँ, ब्लड में मिला देती है, और ब्लड के द्वारा ये शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और कोशिकाओं में सारी प्रक्रियाएं होती हैं। क्या है, जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। हमने क्या बताया कि स्वांगीकरण, हाँ हमने पहले बताया कि भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा वही क्षेपण। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता तथा अवशोषण नहीं हो पाता, वो वृद्धांत में भेज दिया जाता है। ऐसे आप कह सकते हो बच्चों कि हम एक नींबू ले लें, नींबू को निचोड़ दें, तो जो नींबू को निचोड़ रस हुआ उसको हम यूज करते हैं, जो उसका क्या छिलका होता है बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्टर। सेम वही प्रक्रिया है, छोटी आंत में भोजन आया, वहां उसका पाचन हुआ, ग्लूकोज का पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं, वसा का पाचन हुआ, फिर वो जो अवशोषित पदार्थ है, वो पदार्थ कंपोनेंट, ये क्या होता है, हमारी छोटी आंत में से जो रसायनकुल होते हैं वो उसको सोख लेती है, उसको रुधिर वाहिकाओं के द्वारा कहाँ, कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, तथा जो अपचित खाद्य पदार्थ होता है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उसी के अनुसार हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में होती है। बाय फिगर हमने आपको बताया किस प्रकार से पाचन हमारे शरीर के विभिन्न भागों में होता है। तो ये पाचन प्रक्रिया छोटे स्तर पे, लेकिन इसको जो हम डिटेल जब इसको पढ़ेंगे तो हम इसमें केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे कि पाचन पेप्टोन्स करता है, किसमें करता है, दूध का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज 15 अगस्त दिन आप लोग क्लास को
अधिक से अधिक देखिए, अपनी आज़ादी को एंजॉय करिए तथा ये वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको अन्य लोगों तक पहुंचाइए ताकि अन्य लोगों तक भी इसका लाभ पहुंच के। अगली क्लास में पुनः मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।